So, how I got the role of Light Yagami in Death Note? हाय, मेरा नाम है दीनू शर्मा और मैं एक वॉइस एक्टर हूँ और मैं पिछले 5 साल से इस वॉइसिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। सो आप लोगों ने मुझे हाल ही में इस सीरीज़ यानी कि डेथ नोट में सुना होगा एज लाइट यागामी हिंदी डब में, जो कि अवेलेबल है Amazon प्राइम एनिमेट टाइम्स पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरा काम कैसा लगा। सबसे पहले तो जिन्होंने ये सीरीज़ देखी और जिनको मेरा काम पसंद आया, जिन्होंने मुझे पर्सनली डीएम किया या कॉल किया ये बताने के लिए कि उन्हें काम कैसा लगा, उनको तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने सच में मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके फीडबैक जानकर। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट। और मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे इसी सीरीज़ से रिलेटेड कि सर आपको ये सीरीज़ आखिर मिली कैसे, या फिर आपकी क्या अप्रोच थी, आपने क्या क्या सीखा इस कैरेक्टर से, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। मैंने सोचा कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए बिहाइंड द सीन इस मास्टरपीस की डबिंग से रिलेटेड। कमिंग बैक टू द पॉइंट, डेथ नोट, जी हाँ, ये कल्ट लेजेंडरी सीरीज़ का मैं हिस्सा बना एज लाइट यागामी एंड ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट। इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है जी, तो हमें थोड़ा वक्त में जो है पीछे जाना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको बताया, मैं पिछले 5 साल से वॉइसिंग इंडस्ट्री में हूँ। 2 साल मुझे हुए हैं मुंबई में और 3 साल मैंने बिताए हैं दिल्ली की डबिंग इंडस्ट्री में। कुल मिला के ये 5 साल हुए। मैं दिल्ली में था 3 साल, वहाँ मैंने सीखा, वहाँ मैंने काफ़ी काम किया और वहाँ से जब मैंने काम सीखा उस बिना पर और उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं मुंबई आया। ये जो सीरीज़ है डेथ नोट, ये एक्चुअली में दिल्ली की सीरीज़ है, यानी कि ये दिल्ली के स्टूडियो में डब हुई थी। स्टूडियो का नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, बट वो लोग मेरे बहुत क्लोज़ हैं, मतलब दे लाइक फैमिली फॉर मी। उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए मुझे अप्रोच किया। एक्चुअली इस कैरेक्टर के लिए नहीं, मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ। ये पूरी जो स्टोरी है डेथ नोट की डबिंग से रिलेटेड, मेरी स्पेसिफिक मेरी जो स्टोरी रही, इस स्टोरी से ना एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि यार जो हम कहते हैं ना कि गॉड्स प्लान कोई एक चीज़ होती है यार, आप कुछ भी करो लेकिन ऊपर से लिखा हुआ होता है ना। आप अपने जितने मर्जी हाथ पैर मार लो लेकिन जो उसने लिख दिया वो तो होके रहेगा। ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। तो जैसा मैंने बताया, मैंने दिल्ली में 3 साल काम किया था और जब मैं बॉम्बे आया तब कुछ टाइम बाद, यानी कि मे बी 1 साल बाद, मुझे उसी स्टूडियो से कॉल आया एंड उन्होंने मुझे कहा कि ये एक सीरीज़ आई है हमारे पास डेथ नोट करके, एंड इसमें कीरा, लाइट यागामी और एल का आप वॉइस सैंपल भेज दीजिए। मैंने कहा सर मैं तो बॉम्बे में हूँ तो यहाँ से कैसे होगा। कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि मैं यहाँ से करके आपको भेज दिया करूँगा टाइम पर, अगर मेरी वॉइस सेलेक्ट होती है। पहले वॉइस सेलेक्ट है वो ज़रूरी है। ऐसे तय हुआ। देन मुझे क्लिप मिली एंड वो जो क्लिप थी वो, उसमें जो है उस क्लिप में ज़्यादातर डायलॉग्स जो थे वो एल के थे, और मतलब मेरी वॉइस के लिए जो ऑडिशन लिया जा रहा था वो एल के लिए ही लिया जा रहा था, एंड साइड बाय साइड लाइट के लिए भी। लेकिन उस क्लिप में लाइट की 2-3 ही लाइन्स थी, एल के काफ़ी डायलॉग्स थे। और तो मैं फुली प्रिपेयर था कि हाँ यार ये एल है, और मैं जानता था ये सीरीज़ कितनी बड़ी है। तो मैं सर्च कर रहा हूँ चैट जीपीटी, गूगल, एंड ये सीरीज़ देख रहा हूँ कि एल कैसे बोलता है, एल की क्या साइकोलॉजी है, वैसी उसकी वॉइस में क्या क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पूरा लगा पड़ा हूँ उसके चक्कर में कि हाँ एल तो मतलब क्रैक करके रहना यार। बिकॉज एक फन फैक्ट, 2021 में जब मैंने प्रोफेशनली काम शुरू किया था डबिंग का, उससे पहले मैं फ़ैन डबिंग में बहुत इंडल्ज था, उसी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा फ़ैन डबिंग से। फ़ैन डबिंग के दौरान जब वो टाइम था 2020 का, उस वक्त एक सिद्धार्थ नाम का मेरा एक दोस्त है, तो वो डेथ नोट फ़ैन डब कर रहा था। एपिसोड 18 या 19 में उसने मुझे एल के लिए अप्रोच किया एंड मैंने उससे 3-4 एपिसोड के लिए मैंने एल को डब किया था।
सो वो एक टाइम है, और फिर से एल में वापस आया तो मुझे लगा हाँ यार, मैं एक तो मैंने किया हुआ है तो मुझे आइडिया है कि कैसे बोलेगा। सो मतलब मुझे लगा यूनिवर्स का कोई इशारा है यार, कि पहले भी मैंने एल किया था और अभी मुझे एल का डब करने को मिल रहा है, सो मैं तो जान लगा दूंगा। सो मैंने एक स्टूडियो बुक किया जस्ट फॉर द ऑडिशन, एंड मैंने वो परफॉर्म किया। सबसे पहले मैंने एल को रिकॉर्ड किया। एल में मैं लगाऊँ नहीं नहीं यार ये टेक लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं, बहुत टाइम लिया। वो 1-1.5 मिनट की क्लिप थी, लेकिन फिर भी उसमें मुझे आधा घंटा लगा। मैंने कहा नहीं, इसको और अच्छा बनाते हैं, इसको और अच्छा बनाते हैं, नहीं नहीं ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, ऐसे डालते हैं, ये करते हैं। सो हुआ। एंड देन लाइट जयगामी के लिए मैंने उतना एफर्ट नहीं दिया बट जितना एल को देना था उतना नहीं दिया। ऑफकोर्स उसकी लाइन भी काफ़ी कम थी, 2 या 3 लाइन ही थी। सो मैंने उसको नॉर्मली अप्रोच किया, ये मेरी नॉर्मल आवाज़ में, इसको मैंने ऐसे ही अप्रोच किया। देन कट टू लाइक 2-3 हफ्तों के बाद मुझे कॉल आया स्टूडियो से, एंड मुझे पता चलता है कि मेरी वॉइस का सिलेक्शन लाइट यगामी के लिए हुआ है। एंड मैं बहुत सरप्राइज था। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। सो उस वक्त मुझे एक सीख मिली कि आप जितने मर्जी हाथ पैर मार लो, ठीक है, आपको जो करना है कर लो, होगा वही जो लिखा है, ठीक है, लेकिन मेहनत पूरी करो। मुझे लगता है मुझे लाइट यगामी मिलता नहीं अगर मैं एल के लिए उतनी मेहनत नहीं करता। तो मेहनत करना ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो जो किस्मत में लिखी हुई चीज़ भी है ना, उसकी आप कदर नहीं कर पाओगे। किस्मत में लिखी है तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की उसको पाने के लिए, सो उस चीज़ की आप कदर नहीं कर पाओगे और वो छूट जाएगी। आपने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे होंगे अपने इर्द गिर्द या सोशल मीडिया पर भी, कि किसी को कितना कुछ मिल जाता है लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाता, क्योंकि उसने उस चीज़ को पाने के लिए कभी मेहनत की ही नहीं। सो मेहनत बड़ी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है मैंने एल के लिए जो मेहनत की, सो उसका रिवॉर्ड मुझे लाइट मिला। एंड लाइट इज़ द मेन हीरो, प्रोटैगनिस्ट, एंटी हीरो, कुछ भी कहो, लेकिन था ये, मतलब ये क्या कैरेक्टर है। एंड आई हैव नो वर्ड्स। पहले तो मैंने थैंक यू कहा सर को, किस तरह थैंक यू सर इतना बड़ा किरदार देने के लिए। एंड सब कुछ डिसाइड हुआ कि कब कितने एपिसोड्स भेजने हैं। मैं मुंबई से करके भेज रहा था। सो ये थी मतलब कुछ स्टोरी। तो 3 साल जब मैंने वहाँ दिल्ली में काम किया, तब मेरे जो है कॉन्टैक्ट बने, जो वहाँ मैं उस स्टूडियो में मैंने काम किया, तो उनको कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये कर लेगा, क्योंकि मैंने उनके लिए काफ़ी काम पहले से किया हुआ था। सो ये चीज़ है, मतलब आपको नहीं पता रहेगा कि आप आज यहाँ कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ आपकी कब कहाँ काम आ जाएगी आपको नहीं पता। सो जो जैसा भगवत गीता में लिखा है, कभी भी फल का सोचकर कर्म मत करो, बस कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, फल आपको अपने आप मिल जाएगा, और ऐसा मिलेगा आपने कभी नहीं सोचा होगा। सो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था मेरे लिए। आगे चलते हैं कि मैंने क्या क्या सीखा और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इस डेथ नोट की डबिंग के दौरान। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मुझे दिक्कत हुई इस कैरेक्टर को परफॉर्म करने में, बहुत फ्लैट लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा मॉड्यूलेशन नहीं है इस कैरेक्टर में, ठीक है, डेप्थ है, मॉड्यूलेशन नहीं है। बट कभी कभी होता है कि हम डेप्थ को समझने के चक्कर में एकदम मोनोटोनस हो जाते हैं या तो फ्लैट हो जाती है डायलॉग डिलीवरी, बट इसके साथ ऐसा नहीं करना, वो डेप्थ फील होनी चाहिए। सो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, एंड स्टूडियो से भी आया कि नहीं उतना अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। मैं भी परेशान था कि इसे कैसे करूं। मैं सीरीज़ भी देख रहा था साथ साथ, ताकि वो जो इसकी टोन है वो मैं मिस ना करूं, कि आगे क्या होगा, इसके क्या माइंडसेट है वो समझ लूं। सो पहले परेशान था, बट मैंने फिर अपने आप को रिलैक्स किया। काफ़ी मुझे लोगों ने भी समझाया, जो मेरे साथ रिकॉर्ड कर रहे थे उन्होंने भी समझाया कि जस्ट कूल डाउन। मैं काफ़ी परेशान हो गया था इस चीज़ को लेके कि कैसे करूं, मतलब इतना मोनोटोनस साउंड कर रहा है, और ये सीरीज़ अगर बाहर आई इस डब के साथ तो मेरा जीना आराम कर देंगे लोग। सो उन्होंने समझाया, काफ़ी लोगों ने समझाया, सो कूल डाउन एंड फॉलो द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। एक होता है ना कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ यार सही जा रहा है, ये सही जा रहा है, अपनी इंट्यूशन सही रखो, ठीक है। आप बनी बनाई चीज़ को या फिर जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको और निखारने के चक्कर में ना वो चीज़ ख़राब होती रहती है। इसका भी मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा आगे जाके। सो इतना मत तराशो या इतनी मत वो करो कि वो घिस जाए चीज़, वो बेशकीमती चीज़ जो है वो घिस जाए। एक टाइम पर आकर आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस से, अपने उस कला से,
वरना वो कला जो है, वो परफॉर्मेंस जो है, या फिर आप कह लो तलवार की धार जो है, वो घिस जाएगी बहुत ज़्यादा। सो एक टाइम पर आप आकर आपको सेटिस्फाई होना बड़ा ज़रूरी है। सो ये मैंने सीखा प्रोसेस के दौरान। सो पहले के 10 एपिसोड ओके जा रहे थे, एंड देन जब मुझे पता चला कि जब मैं 11वें 12वें एपिसोड पर था, जब मुझे पता चला कि ये 3 या 4 दिन में रिलीज़ होने वाली है, सो मुझे पता था स्टार्टिंग के एपिसोड अच्छे नहीं गए हैं, बट मैंने कहा फर्स्ट एपिसोड ऐसा नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट एपिसोड जो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। ये जो फर्स्ट एपिसोड अगर कोई देखे ना, तो उसको सीरीज़ देखने की बेचैनी रहे, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड है ऐसा, उस लेवल तक जाता है वो, तभी ये सीरीज़ इतनी कल्ट रही है। सो मैंने वो स्पेसिफिक एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड रीड अप किया, लाइक रिलीज़ होने के 3-4 दिन पहले, एंड अब मैं 11-12 एपिसोड तक पहुंच गया था, तो मैं टोन समझने लग गया था इस कैरेक्टर की। एंड इस बार जब मैं वो कर रहा था और अपने काउंटर पहले वाले सुन रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, कहाँ वो फ्लैट लग रहा है, कहाँ डेप्थ मिसिंग है। सो वो मैंने ठीक किया, एंड फर्स्ट एपिसोड मैंने रीड अप करके भेज दिया। सो फर्स्ट एपिसोड जब रिलीज़ हुआ तो काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्स थे, काफ़ियों को अच्छा लग रहा था और काफ़ी जनों को नहीं अच्छा लग रहा था। ओके, इट्स फाइन। आप अगर आपके नोन में या आपके इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, तो आप 700 करोड़ लोगों को खुश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आपको उन पर ध्यान देना है जो खुश हैं, जो एक्चुअली में खुश है, और उन पर ध्यान देना है जो चाहते हैं कि ये चीज़ इम्प्रूव हो, रादर देन कि जो मतलब बस बुराई निकालते हैं या फिर कि बुरा ही बोलना है, जस्ट मतलब कि हाँ ये डिमोटिवेट करना है। उससे अच्छा उन पर ध्यान दो जो खुश हैं और जो बेहतर करना चाहते हैं। सो अब पॉइंट आता है इस सीरीज का एक ऐसा सीन जो अगर ख़राब परफॉर्म हुआ तो इस कैरेक्टर को, मतलब आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया हो फ्रॉम द फर्स्ट टू 37th एपिसोड तक, जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन अगर वो सीन ख़राब हुआ तो मतलब ही नहीं है सीरीज़ देखने का। और वो सीन है कीरा की लाफ वाला सीन, जिसके लिए मुझे भर भर कर कमेंट्स, भर भर कर रीलें लोग मुझे भेज रहे हैं, रील्स भेज के कह रहे सर ऐसा करना, अच्छे से करना, प्लीज़ सर संभाल लेना, ये मत करना। मैंने कहा यार, इतनी सारी हाई एक्सपेक्टेशंस, मतलब मुझे समझ आया एज एन आर्टिस्ट कि ये चीज़ जो है ना दिल से जुड़ी हुई है लोगों के, और इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए इसके साथ नाइंसाफ़ी। ये चीज़ दिल से जुड़ी हुई है, और कोई चीज़ किसी के दिल से जुड़ी हो ना, और जो लोग चाहते हैं कि सर हमने आपको एक्सेप्ट किया है एज लाइट यागामी, बट आप लाफ वाला सीन संभाल लेना सर, प्लीज़ लाफ वाला सीन संभाल लेना। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे समझ आई, एंड लास्ट के 2 एपिसोड्स के लिए मैं दिल्ली गया। एक इवेंट भी था, एनिमे टाइम्स का ही था, डेथ नोट एंड अटैक ऑन टाइटन्स को लेकर कोई इवेंट था उनका। सो उनके वॉइस एक्टर्स को उन्होंने बुलाया था। सो उसी इवेंट पर जब मैं गया तो मैंने शेड्यूल किया कि लास्ट के 2 एपिसोड जो हैं, लाफ वाला और उससे एक पहले वाला, मैं दिल्ली जाकर करूँगा, बिकॉज डायरेक्टर वहीं है। अभी तक मैं कर रहा था डायरेक्टर की गाइडेंस, आफ्टर जब मैं रिकॉर्डिंग कर लेता था उसके बाद ले रहा था गाइडेंस, वो साइमल्टेनियसली नहीं चल रही थी। सो वो ज़रूरी था। लास्ट के एपिसोड्स में मैंने सोचा था कि नहीं, मैं डायरेक्टर के सामने रहकर ही करूँगा। सो लाफ वाला जो सीन है मैंने वहीं जाकर किया, एंड ट्रस्ट मी, वो मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। वो सीन परफॉर्म करना, उसके आजू बाजू जो भी सीन है, मोनोलॉग है, या फिर उस सीन के बाद जो वो करहाता है, रोता है, जो उसको गोली लगती है, खून, वो जो पूरा केओस है, वो अब तक की मेरी छोटी सी जर्नी 4-5 साल की, और मेरे एक्सपीरियंस में एज एन आर्टिस्ट वो सीन रह गया। मुझे समझ आया कि क्यों लोगों की इतनी आस्था या फिर इतना दिल लगाव उस सीन से जुड़ा हुआ है। सो लाफ वाले सीन को लेकर मेरी क्या प्रिपरेशन थी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो लाफ वाला सीन लोगों को बहुत पसंद आया। 90% लोगों को पसंद आया, 10% है, मैंने वही कहा ना, आप सबको खुश नहीं कर सकते, बट 90% मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मेरी लाइफ में।
सो उनको बहुत पसंद आया। मुझे अभी तक टिल नाउ मुझे अभी तक मैसेजेस आते हैं उस सीन को लेकर। एंड सिर्फ इंडिया से नहीं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, एंड सब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कितने लोग हैं जो डिटेल्स में लिख के भेज रहे हैं, सर हमने अपने आपकी परफॉर्मेंस में ये देखा, ये आपने तब ये किया था, ये किया था। सो मुझे समझ आया कि हाँ, ये जो तोहफ़ा है ना, ये बहुत बेशकीमती तोहफ़ा है, इसको सीने से लगा के रखूँगा मैं, इसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं हमेशा पॉइंट से भटक जाता हूँ, आई नो, आदत है। सो लाफ वाले सीन की प्रिपरेशन, लाफ वाले सीन की प्रिपरेशन मैंने शायद जब मैं 16 या 17 15 16 एपिसोड पर था, मैं तभी से शुरू कर दी थी। लाइक मैं जो ओरिजिनल लाफ्टर है उसको सुनता था ट्रैवल करते वक्त, कभी कभी सोने से पहले, लाइक मैं सोने से पहले उसको लूप पे लगा लेता था। यानी आप देखेंगे यूट्यूब पे 1 घंटे का भी है कीरा लाफ का सीन, वो 1 घंटे तक है ऐसा लूप में। सो उसको लगा के मैं सो रहा हूँ कि मतलब मेरी ये प्रैक्टिस है, मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। सो थिएटर में हमारी ये प्रैक्टिस होती है कि आप उस म्यूज़िक को फील कीजिए और उस म्यूज़िक को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाइए। तो जब आप कोई सीन परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको वो जो म्यूज़िक है वो बैक हैंड में चल रहा होगा और वो आपको सपोर्ट करेगा। सो वो म्यूज़िक को लेके एक्टिविटी थी, तो मैंने ये सीन को लेके की। लाइक मैं इसको चलते फिरते, सोते वक्त, ट्रैवल करते वक्त इसको सुन रहा था, परफॉर्म नहीं कर रहा था, सिर्फ सुन रहा था। लाइक रूटीन बन गया था, सिर्फ सुनना है इसको, सिर्फ सुनना है कि क्या उतार चढ़ाव है, क्या उसने किया। कॉन्टेक्स्ट नहीं जानूंगा मैं, कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं जानना, कॉन्टेक्स्ट मैं सीरीज़ परफॉर्म करते करते खुद ब खुद जानूंगा। लाइक मैं अभी 15वें एपिसोड पे हूँ और मुझे नहीं जानना अभी कि इसने ये लाफ क्यों ली, मुझे जनरली नहीं जानना अभी। मैं तब जानूंगा जब मैं खुद परफॉर्म कर रहा होऊंगा। लाइक जब मैं 36वें या 37वें एपिसोड पे पहुंचा और जब मुझे पता चला अच्छा ये इस चीज़ के लिए कर रहा है, ये लाफ का रीज़न ये है, तब मुझे क्लियर हुआ। एंड बैक हैंड में मेरी तैयारी तो थी कि मुझे कैसे लाफ करना है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सुनता आ रहा हूँ। सो मॉड्यूलेशन मेरे पास था, कॉन्टेक्स्ट मुझे मिल गया। एंड जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, कॉन्टेक्स्ट एंड मॉड्यूलेशन, जो उसकी वॉइस में उतार चढ़ाव है और कॉन्टेक्स्ट क्यों कर रहा है, क्यों है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। कोई कैरेक्टर कोई चीज़ क्यों कर रहा है वो जानना बड़ा ज़रूरी है। जब आपका वो कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा ना, देन आप वो सीन एकदम मक्खन की तरह परफॉर्म कर देंगे। आपको नहीं पता आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत है। जो ये कमाल हुआ, ये उसी का कमाल था। कॉन्टेक्स्ट एंड मॉड्यूलेशन जो उसका है वो कंबाइन हुआ, और जो उस वक्त एटमॉस्फेयर चल रहा है, मैं डब कर रहा हूँ, तो मैं उस कैरेक्टर के साथ, मैं ऑब्वियसली 36 एपिसोड कर चुका हूँ, मुझे वो समझ आ गया उसकी क्या टोन है एंड उस सीन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ क्लियर अब मेरे माइंड में है। तो जब मैं वो लाफ परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं हो रहा उसकी वो टोन पकड़ना। जस्ट उसको एक परफेक्ट कहते हैं ना बैलेंस, उसका परफेक्ट बैलेंस पकड़ने के लिए हमें 12, 13, 15, शायद 15 तक टेक लग गए। बट टेक 15 हुए या 16 हुए, आई डोंट नो, मैं भूल गया। बट जो यूज़ हमने किया टेक, वो किया 8वां या 9वां, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसा कोई टेक था जो हमने यूज़ किया। अब इसके पीछे भी मेरी एक सीख रही कि 12 या 11वें टेक के बाद मैं वो लाफ को ख़राब करते जा रहा था, क्योंकि मेरा गला रुंध रहा है ना, एनर्जी तो उतनी लग रही है ना हर बार, बट वो इंटेंसिटी कम हो रही है, ख़राब हो रहा है वो बार बार, एनर्जी धीरे धीरे घट रही है। सो उसके चक्कर में वो परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है। सो जो मैं 8th या 9वें टेक में कर चुका था वो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग बेस्ट था, एंड मुझे भी लगा कि हाँ ये बेस्ट है। वो जस्ट एक चुल रहती है ना कि नहीं उसको और अच्छा बनाते हैं, मैंने वही बताया ना, तलवार को घिसोगे तो ख़राब होती रहेगी बहुत सारा। एक बार वो धार लग गई है, एकदम लग रहा है कि एकदम पैनी धार है, अब परफेक्ट है। सो वहीं रुक जाओ, इसको ख़राब मत करो, आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। सो मैं वहाँ सोचा, मैं डाउट में था कि कैसा लगेगा। परफॉर्मेंस मुझे सही लग रही थी, बट बैक हैंड में था कि अगर इफ़ नहीं हिट हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। बट आप सबने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहाया उस सीन को, एंड मैं बहुत नर्वस था जिस दिन वो रिलीज़ हुआ।
मुझे लगा अगले हफ्ते रिलीज़ होगा, क्योंकि वो हर हफ्ते 2 एपिसोड डाल रहे थे, बट उन्होंने 18 तारीख को तीनों एपिसोड ही डाल दिए। सो मैं बड़ा अचंभे में आ गया कि अरे ये क्या हुआ। और मैंने कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया, फ़ोन वगैरह सब रख दिया, मुझे लगा कुछ हो जाएगा भाई। बट मैंने कुछ टाइम बाद जब फ़ोन एक्टिवेट किया, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत प्यार दिया। एंड थैंक्स टू राधे सर, पंकज भाई, चिंटू सर, मोहित भाई, मट्टू सर और प्रिंस भाई, साकिब भाई और मंजू भाई, रोहन भाई, चंदन भाई। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने डेथ नोट के पीछे बहुत मेहनत की है। सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, इन सब की भी मेहनत है। इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया, एक भाई की तरह मुझे हमेशा करेक्ट किया है, अच्छा फीडबैक दिया है। मैंने बताया था ना, जो लोग आपको अच्छा या बेहतर देखना चाहते हैं उनको हमेशा साथ रखो। वो तारीफ भले ही ना करें, बट वो आपकी बेहतरी ज़रूर चाहते हैं। तो ये वो लोग थे, इन्होंने इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। जब जब मैं डाउन फील कर रहा था या मुझे लग रहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इन लोगों ने उठाया, इन लोगों ने बताया कि हाँ अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अरे बढ़िया लग रहा है। सो इन लोगों ने जो मोटिवेट किया ना, वो सच में मतलब मैं एहसान मंद हूँ उस चीज़ का। सो यही थी कुछ बैक स्टोरी डेथ नोट की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है मैं ऐसी कोई रैंडम वीडियो बना रहा हूँ, स्टोरीज़ के ऊपर या ऐसा कुछ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली एक्ट करके या फिर डबिंग के थ्रू ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं ऐसे आपसे रूबरू होकर बात नहीं कर रहा हूँ। बट ये फर्स्ट टाइम है, सो कुछ गलती हुई हो सो इग्नोर कर देना। थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक करूँगा। सो जितनी भी मैंने मूवीज़ या एनिमेज़ या कार्टून शोज़, कुछ भी मैंने जो भी अभी तक डब किया है, उसके पीछे क्या स्टोरीज़ हैं या क्या सीख रही मेरी जो आपके भी काम आ सकती है, वो मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा। आप इस वीडियो को फैलाइए, प्यार दीजिए, और इस सीरीज़ को प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो होगी डीमन स्लेयर के ऊपर। हाँ जी, डीमन स्लेयर में गियोतोमियो का कैसे मिला, क्या सीख रही, और क्या क्या चैलेंजेस रहे, और क्या क्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज रही, वो मैं आप सबके साथ साझा ज़रूर करूँगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।